गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों और 8 बज के अब 7 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 5 नवंबर 2024 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। माशूदा बेगम, सना सुल्ताना, ममता, सोनम, मनप्रीत कौर, सोनू सोलंकी, सुम्या, मोहम्मद असद, रजा, अबू तालिब, माही, ये कुछ लोग हैं। शिवानी चौरसिया, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। प्रीति रानी, मेहरीन, अर्चना, आशीष, विनीत, पंकज, श्वेता गौर, समृद्धि, विपिन, अंशु, भावना, कुंदन, अंजू, आकांक्षा मणि, शिखा, श्रेया, मंतशा नाज, वर्षा, प्रकृति, बहुत बढ़िया नाम, दीपिका, मेघा, संजना, दीक्षा, प्रियंका, और एक नाम और लेता हूं मैं, मितुल। आइए जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। आइए जल्दी से सारे के सारे लोग यहां पर मौजूद हो जाइए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में कल हमने बात की थी किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के नाम के बारे में और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अगला चैप्टर शुरू करने से पहले जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, न्यू आइडियाज यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, उसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले 16 महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि 16 के 16 महाजनपदों के नाम आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। शेख इब्राहिम कह रहे हैं सर आज फ्रेश लग रहे हो। नहीं मेरे भाई, अभी तक मैं नहाया नहीं हूं। प्रीति को लग रहा है कि मैंने शर्ट पहनी हुई है इसलिए मैं ऑफिस में हूं, तो ये भी गलत, ये भी मिथ। मैं घर से ही क्लास ले रहा हूं भाई। ठीक है, ये शर्ट तो मैं कल शाम को पहन के कहीं बाहर चला गया था, है ना। कल शाम को मुझे मॉल जाना था कुछ काम से, तो ये शर्ट पहन के मैं चला गया था। आके मैंने इसको एज इट इज हैंग कर दिया। तो मैंने सोचा अभी कि यार क्या करूं क्या करूं, फिर मैं सोचा चलो यार ये वाली शर्ट पहन लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से मतलब है और मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कैसा पढ़ा रहा हूं उससे मतलब है। अब मैं नहा के आऊं या नहा के ना आऊं, मैं लेट हो जाता हूं रोज, पता है तुम्हें। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। इसलिए आज भी आपकी क्लास शुरू करने में मैं 7 मिनट्स लेट हो गया, तो ये बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले जान लेते हैं सबसे पहले महाजनपदास, महाजनपद। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले, एक्चुअली 2600 साल पहले, हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। क्योंकि अब जनपद बड़े होकर क्या बन चुके थे, महाजनपद बन चुके थे, जिसमें से हमने मगध और वज्जी का जिक्र भी किया था कि मगध एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो वहीं अगर हम वज्जी की बात करें तो वज्जी एक संघ हुआ करता था, वहां पर गणतंत्र चला करता था। महाजनपदास। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इन महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली।
तो जिन 16 महाजनपदों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इन 16 महाजनपदों के बारे में जानने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास दो ग्रंथ हैं, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ भगवती अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिला है। सर आप नोट्स क्यों नहीं बनवा रहे हैं बेटे? इसको नोट कर लीजिए ना जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं हाथ पकड़ के थोड़ी नोट्स बनवाऊंगा आपके। एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ठीक है, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एलिजिबल बन जाएंगे किस चीज के लिए? टीचर बनने के लिए। समझ रहे हो? आपको केवल और केवल एक क्वालिफाई एग्जाम देना है सीटेट का, उसको आप क्लियर करते ही, क्वालिफाई करते ही क्या बन जाएंगे? सर्टिफाइड टीचर बन जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, है ना, अब आप खुद सोचिए, मैं टीचर हूं, ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कॉलेज के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर्स को पढ़ा रहा हूं। मतलब मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं जो ऑलरेडी टीचर्स हैं या बस इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो हम सर्टिफाइड हो जाएंगे, अदरवाइज टीचर्स तो आप अभी भी हैं, है ना। अब मैंने हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड करा के रखे हैं, एनसीईआरटी के की पॉइंट्स नोट्स भी अपलोड करा के रखे हैं। इसके अलावा, है ना, आप खुद सोचिए, अगर, है ना, मैं यहां पर एक एक लाइन बोल बोलकर आपको लिखवाऊंगा तो फिर आप में और पांचवी छठी क्लास के बच्चों में फर्क क्या रह जाएगा? मैंने आपसे कहा कि आप यहां पे समझिए कॉन्सेप्ट को। नोट्स तो आपके एनसीईआरटी की नोट्स के रूप में ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हैं आपका समय बचाने के लिए। अब मैं महाजनपद करा रहा हूं आपको, अब मैं सिर्फ महाजनपद आके लिखवा दूं और चले जाऊं तो आपको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि लिखा हुआ तो सब कुछ किताबों में है ही ना। अगर सिर्फ लिखने से समझ में आ जाता, अगर सिर्फ लिखने से समझ में आ जाता तो फिर आपको यहाँ पे आने की जरूरत क्यों पड़ती है? खुद सोचिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने आप सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने कहा कि महाजनपदों के बारे में जानकारी का जो सोर्स है वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय है और एक जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, और इन्हीं दोनों में हमें 16 महाजनपदों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, उल्लेख मिला है। अंगुत्तर निकाय में ऐसा लिखा है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद थे, और भगवती सूत्र में ऐसा लिखा है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद थे। और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको उन 16 महाजनपदों के नाम बताना चाहता हूं। सबसे पहला अंग। अंग का नाम आपने सुना होगा, महाभारत में अंग राज कर्ण का नाम आपने सुना होगा। अंग की राजधानी अंग, जो कि वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है, ये बिहार में है, इसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी हुआ करती थी। दूसरा महाजनपद मगध, जिसके बारे में कल चर्चा भी हुई थी। तो भाई जो आज बिहार की राजधानी पटना है और गया है और शाबाद जिले हैं बिहार के, वही कभी मगध कहलाता था, जिसकी राजधानी राजगृही या गिरिव्रज हुआ करती थी और दूसरी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। अगला महाजनपद काशी, उत्तर प्रदेश। भाई बनारस का क्षेत्र ही तो क्या कहलाता है? काशी कहलाता है। काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। काशी की कैपिटल राजधानी हुआ करती थी वाराणसी।
इसके बाद अगला महाजनपद कौशल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती और अयोध्या इसकी राजधानी थी। अगला था वत्स, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अगला चेदी, उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। अगला है कुरु, जो कि वर्तमान में हरियाणा का कुरुक्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का क्षेत्र है। इसी को कुरु कहा जाता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और आप जानते होंगे दिल्ली का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा पांचाल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, अहिछत्र और कामपिल्ली इसकी राजधानी थे। मत्स्य, राजस्थान में जो आज जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र है वही कहलाता था मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। अगला है शूरसेन, उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल कहलाता था शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगला है अशमक, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। अगला है अवंती, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसकी दो राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। जय माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य, शिवगामी देवी, देवसेना, बल्लाल देव, विच्छल देव, याद आ गया? वही माहिष्मती है ये। अगला महाजनपद गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। ये क्षेत्र वर्तमान में पीओके में है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगला कंबोज, ये भी कश्मीर का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी हाटक और राजपुर हुआ करती थी। अगला है वज्जी, वज्जी के बारे में कल बात की थी। वज्जी एक यूनियन, एक संघ हुआ करता था, जो कि कुल 8 राज्यों से मिलकर बना था। और वो, सर मेरा नाम पोटन ही है। अच्छा, दीक्षा पोटन, ओके। तो पोटन को आपके नाम कर दिया जाए, फिर बताइए। फिर तो आपको इसकी कैपिटल हमेशा याद रहेगी। वज्जी, बिहार और नेपाल के क्षेत्र में 8 राज्यों का संघ वज्जी हुआ करता था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और लास्ट मल्ल, मल्ल महाजनपद, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी दोनों नाम याद रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और पावापुरी में महावीर स्वामी की। अगर आप नोट कर रहे हैं तो फटाफट से नोट कर लीजिए। पिछली स्लाइड दोबारा देखनी है, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कीजिए नोट। पर लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, शिमला से। अरे वाह, इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हो आप। शिमला इज अ नाइस प्लेस, है ना? लेकिन हर वीकेंड पे दिल्ली वालों ने ही जाके गंद मचाया होता है शिमला में, है ना? आपको भी ऐसे ही लगता है कि भाई ये दिल्ली एनसीआर वाले, है ना, हर वीकेंड पे आ जाते हैं शिमला और यहाँ पे आके हमारे सड़कों पे जाम लगा देते हैं। चलिए अब आते हैं वापस
हमने 16 महाजनपदों के नाम यहां पर लिख लिए या देख लिए। हमारा अगला टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। नए प्रश्न एवं विचार। लेकिन सर आप आना कभी? जी हां बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। मेरा जब भी मन होता है ना, आपकी साइड जाने का मेरा जब भी मन होता है तो मैं क्या करता हूं ना, शिमला ना जाके मैं कसौली चला जाता हूं, क्योंकि मुझे कसौली अच्छा लगता है। वहां पे भीड़ भाड़ नहीं है, लोग बहुत कम है, शांति भी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से ना मैं बहुत ज्यादा बचता हूँ, तो इसलिए मैं कसौली चला जाता हूँ। मुझे कसौली अच्छा लगता है। सर कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। हमारी कहानी वहीं से शुरू होगी। आ किसका कमेंट है? रमा शर्मा एक बार क्वेश्चन भेजिए फटाफट से दोबारा। इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना कि तुरंत स्क्रीन से गायब हो जाता है कमेंट। चलिए जी, सबसे पहले जानेंगे, लिखिए द स्टोरी ऑफ बुद्धा या बुद्ध की कहानी। स्टोरी ऑफ बुद्धा या बुद्ध की कहानी। और हम सब जानते हैं बुद्ध के द्वारा ही या गौतम बुद्ध के द्वारा ही स्थापना की गई थी बौद्ध धर्म की। दोस्तों आप जानते हैं द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। सर आप पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है। बेटे जो नहीं आता है समझ में वो आप मेरे से दोबारा पूछिए। सर क्या ये क्लास पेपर 2 के लिए है? हाँ रमा जी, पेपर 2 के लिए है, उसी में तो एसएसटी आएगा ना। हम एसएसटी पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं बुद्धिज्म इज अ रिलीजियन। बौद्ध धर्म एक रिलीजन है, एक धर्म है। इसकी स्थापना सिद्धार्थ के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्ध। और आप जानते होंगे गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और साथ में क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, ये जन्म से शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म आज से लगभग
2500 साल पहले हुआ था। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है आज से 2500 साल पहले हुआ था, लेकिन ध्यान रखेंगे 563 बीसी, ईसा के जन्म से लगभग 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में जन्म लिया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम महामाया था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए सिद्धार्थ का लालन पालन किया। इन्हें पाला इन्हीं की मौसी ने, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। और वही प्रजापति गौतमी आगे चलकर गौतम बुद्ध की सबसे पहली फीमेल डिसाइपल, सबसे पहली महिला शिष्य भी बनी थी। ये उस समय की बात है जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। भाई महाजनपद एस्टैब्लिश हो चुके थे, उसमें से कई सारे शक्तिशाली भी हो चुके थे। और मैंने आपको बताया कि कृषि करने के लिए अब लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए अभी तक तो समाज में केवल और केवल लोग ग्रामीण जीवन जी रहे थे। अब उनकी जीवन शैली में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे, यानी कि अर्बनाइजेशन होने लगा था, शहरीकरण होने लगा था। अगर हम जन्म से बात करें तो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में ये क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, या जन्म से ये एक क्षत्रिय थे। और इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल से संबंध रखते थे, यानी कि शाक्य कुल के एक क्षत्रिय हुआ करते थे। सर गौतम बुद्ध ने एशिया में क्या किया है? बेटे गौतम बुद्ध ने एशिया में नहीं किया, लेकिन उनके जो फॉलोवर रूलर्स हुए, जैसे सम्राट अशोक, जैसे कुषाण वंश का राजा कनिष्क, तो इन लोगों ने बुद्धिज्म को न केवल और भारत में बल्कि पूरे के पूरे एशिया में फैलाने का काम किया। मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे और अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी एशियन कंट्री में जाएंगे, चाहे आप चाइना जाइए, जापान जाइए, चाहे आप किसी भी एशियन कंट्री में जाइए, आज भी एशियन कंट्रीज जो हैं हमारे देश को किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्ध की भूमि, बुद्ध का देश। आपने देखा होगा, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसी भी एशियन कंट्री की राजकीय यात्रा पर जाते हैं तो मोदी जी को खुद वहां पे जाके कहना पड़ता है कि वी आर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, हम बुद्ध के देश से आते हैं, हम बुद्ध की सरजमी से आते हैं, क्योंकि यहां पर जन्म लिया है किसने? गौतम बुद्ध ने। समझ गए बात? तो एशियन कंट्रीज आज भी हमें बुद्ध के देश या लैंड ऑफ बुद्धा के नाम से जानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म अब भारत में कम से कम आप कह लीजिए कि लगभग विलुप्त होने की स्थिति में है, लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। लेकिन आप इंडिया के बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकी देशों में सबसे ज्यादा बुद्धिज्म ही फॉलो होता है, एशियन कंट्रीज में खासकर। इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, क्योंकि इनके फॉलोअर्स केवल भारत में नहीं है, भारत में तो ना के बराबर हैं, नाम मात्र के फॉलोअर्स बचे हैं बुद्धिज्म के। लेकिन इंडिया के बाहर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग बुद्धिज्म को ही क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं लंबे समय से। सिद्धार्थ के बारे में आपको जानकारी होगी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने इनके पिता शुद्धोधन से कहा कि आपका पुत्र बड़ा होकर एक बहुत बड़ा शासक बनेगा, बहुत बड़ा रूलर बनेगा, या फिर एक मोंक, भिक्षुक, सन्यासी। अब शासक बनने की बात तो ठीक थी, शुद्धोधन को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई मोंक, भिक्षुक, सन्यासी बनने के भी आसार हैं, तो वो बड़े व्याकुल हुए, बड़े विचलित हुए।
शुद्धोधन ने बचपन से ही सिद्धार्थ को पूरे ऐशो आराम में रखा, महल में अच्छे खासे ठाट बाट में रखा। कहने का मतलब सिद्धार्थ हमेशा महल में रहा करते थे। वहां पर नौकर चाकर सुख सुविधाएं सारी की सारी लेविश चीजें इनके पास हुआ करती थी। इन्हें महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सारे नौकर चाकर यंग डायनामिक लोग हुआ करते थे। अगर कोई गलती से भी बीमार हो जाए तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता था, क्योंकि शुद्धोधन का उद्देश्य यह था कि इन्हें कभी भी जीवन में यह ना पता चले कि दुख नाम की भी कोई चीज है, दर्द नाम की भी कोई चीज है। ऐसे ही समय बीतता रहा और जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार इनकी इच्छा हुई कि यार बाहर जाकर घूम कर आते हैं, विचरण करके आते हैं और देख कर आते हैं कि अपनी टेरिटरी कहां कहां तक विस्तृत है। इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया जिसका नाम चन्ना था, और अपने सारथी चन्ना से कहा कि चन्ना मेरा घोड़ा लेकर आइए, हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए, विचरण करने के लिए। अपने सारथी चन्ना को लेकर सिद्धार्थ निकल पड़े बाहर घूमने के लिए और इन्हें वहां पर 4 दृश्य देखने को मिले। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और जो लाठी का सहारा लेकर चल रहा था, बेहद कमजोर अवस्था में। ऐसा व्यक्ति इन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे देखकर ये बेहद सरप्राइज हुए, इन्हें शौक लगा, लेकिन विचलित होकर आगे बढ़ गए। जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा दुर्बल, चारपाई पर पड़ा था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। ही वॉज जस्ट अबाउट टू डाई। उस दृश्य को देख के ये और भी ज्यादा व्याकुल हो गए। इसके बाद ये और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो इन्होंने देखा एक डेड बॉडी को, एक अर्थी को, जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। ये सारे के सारे दृश्य देखकर ये बहुत ज्यादा विचलित हो गए। और फिर थोड़ा सा जब और आगे बढ़े तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक मोंक, एक भिक्षुक को देखा जिसके माथे पर कोई टेंशन, कोई शिकन नहीं थी। मस्त अपनी ही धुन में हंसते मुस्कुराते हुए मस्ती में जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो इसे जीवन में कोई परेशानी ही ना हो, किसी चीज की कोई टेंशन ही ना हो। जब ये सारे दृश्य इन्होंने देखे तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि चन्ना, आप मुझे बताइए इन सारे के सारे दृश्यों का क्या मतलब है। अब बचपन से लेकर आज तक शुद्धोधन ने, इनके पिता ने जितनी भी मेहनत की थी उन सब का भांडा फोड़ दिया। किसने? चन्ना ने। चन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि सिद्धार्थ, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है, यहां पर दुख ही दुख है, और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बूढ़ा होता है, कमजोर होता है, बीमार होता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें, चाहे हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए लगे रहें, लेकिन हमारे जीवन का एक अल्टीमेट गोल भी है। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज डेथ, मृत्यु। हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है और उसे एक बार ही अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। सिद्धार्थ ये सुनकर पांव के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा तो कभी इमेजिन तक नहीं किया था लाइफ में। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि अगर संसार दुखों से भरा पड़ा है तो भाई वो चौथा आदमी कौन था जो इतना खुश और मस्ती में जा रहा था? चन्ना ने कहा, इज अ मोंक। वो एक सन्यासी है, वो एक भिक्षुक है, सांसारिक वस्तुओं को त्याग चुका है, अपना घर बार, मोह माया सब छोड़ चुका है। इसके जीवन का केवल और केवल अब एक ही लक्ष्य बचा है, मोक्ष प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कहा कि वो कैसे होगा? इन्होंने कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए जाएगा, जहां पर सूर्यास्त होगा वहीं पर सो जाएगा, लोगों से भिक्षा मांगकर खाएगा, लोगों को अच्छी अच्छी टीचिंग्स देगा, और ऐसे ही एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ सिद्धार्थ लाइफ। यही घटना सिद्धार्थ के जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दुखी मायूस होकर वापस अपने महल में लौट गए। महल भी वही थे, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं भी वही थी, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस सारी की सारी चीजें नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी और हमें भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। सिद्धार्थ का विवाह हालांकि यशोधरा नामक कन्या से किया गया था, जिससे सिद्धार्थ का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। नाम तो सुना ही होगा। हाय, आई एम राहुल।
नाम तो सुना ही होगा, है ना, राहुल। मुझे लगता है हमारे देश का सबसे कॉमन नाम है राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। जब ये 29 ईयर्स के थे, व्हेन ही वाज 29 ईयर्स ओल्ड, जब ये 29 वर्ष की आयु में थे, तो ही डिपार्टेड फ्रॉम हिज होम, इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और उसके बाद लगभग 6 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे महाज्ञान प्राप्ति की तलाश में, और फाइनली आफ्टर लगभग 6 महीनों तक, कठोर 6 सालों तक इधर उधर भटकने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु में, सिद्धार्थ गॉट हिज एनलाइटमेंट, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और आप तो जानते ही हैं भाई, सिद्धार्थ को महाज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी? बिहार के गया नामक स्थान पर, जिसे आज बोध गया कहा जाता है, और गया में ही निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर एक वट वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें एनलाइटमेंट हुआ, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें एनलाइटमेंट हुआ, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे। महाज्ञान प्राप्ति के बाद ही, अभी तक इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, महाज्ञान प्राप्ति के ही बाद अब इन्हें कहा जाने लगा बुद्ध। और उसके बाद ही गेव हिज फर्स्ट सरमन। सर गया से हूं, तो फिर तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं जो भी बता रहा हूं वो सच बात है। आपकी बोध गया में ही गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आप देख लीजिए, आप गया से हैं तो एटलीस्ट महाज्ञान प्राप्त मत कीजिए, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त कीजिए। इसके बाद ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ही समीप सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ही समीप सारनाथ नामक स्थान है। ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहां पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। सर पीडीएफ सेलेक्ट कर के दिया करें, बहुत ज्यादा हो जाता है बेटे। पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं एनसीईआरटी के, पूरा का पूरा एक चैप्टर सिर्फ एक पेज में है। अब ये तो वही बात हो गई कि सर हमें सिर्फ वो क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आएंगे, बस इससे ज्यादा हमसे नहीं पढ़ा जाता है। थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ेगी बालक, बिना पढ़ाई करे काम कैसे चलेगा। जब आप नोट्स सेक्शन में जाएंगे, सर उपदेश मतलब मैंने कहा ना सरमन, प्रीचमेंट। अब आप ये जानना चाहते हैं क्या जावेद साहब कि गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा क्या था? सर नोट्स आर वेरी गुड, सर यू एक्सप्लेन वेरी गुड। उपदेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अरे मेरे चाचा जावेद, मैंने कहा तो। अच्छा रमशा जावेद, अच्छा चाचा नहीं है, चची भी हो सकती है। उपदेश का मतलब आप सरमन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीचमेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जहां तक मैं सही हूं, सरमन होता है, सरमन उपदेश। समझ गए? हाँ, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहले सरमन उपदेश में कहा क्या कहा? तो बेसिकली जब इन्होंने तपस्या करनी शुरू की थी ना,
तो वहां पर इनके साथ और 5 ब्राह्मण भी थे जो तपस्या कर रहे थे। लेकिन वो जो 5 ब्राह्मण थे वो 1 साल तक तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए थे। इसीलिए इन्होंने महाज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद सबसे पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप सारनाथ में। और इन्होंने अपने पहले उपदेश में कहा, संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। सर यू लुक लाइक माई ट्यूटर प्रोफेसर अथर सर। ओके, ऐसी बात है। चलिए खैर, कुछ भी समझ के पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। सर आगे बोलिए, पीडीएफ में जाएंगे तो। बेटे ऐसा तो नहीं हो सकता कि देखो आपको एप्लीकेशन चलानी ना आती हो, है ना? ये तो वही बात हो गई कि हमसे ना हो पाएगा, आप बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, आपको लाइव डेमो दे देता हूं मैं। हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसा करने की, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो अपने ही हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं नहीं। हाँ जी, ठीक है। अपने एंड्रॉयड डिवाइस में दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है तो इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। करियर विल ऐप खोलेंगे। जैसे ही करियर विल ऐप खोलेंगे, इसके बाद बैचेस में जाएंगे, बैचेस के बाद माई बैचेस में जाएंगे। और जब आप माई बैचेस में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सीटेट दिसंबर 2024 बैच। इसको आप ओपन करेंगे। अब देखिए, एक तरफ लिखा है क्लास, बीच में लिखा है नोट्स, और उधर लिखा है डाउनलोड। इसके क्लास के नीचे लिखा हुआ है क्लास, टुडे क्लास। आप नोट सेक्शन में जाएंगे, और नोट सेक्शन में जाके जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपने सेलेक्ट किया तो देखिए ये आ गया एनसीईआरटी की नोट्स। और जैसे ही आप एनसीईआरटी की नोट खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लंबी कतार है, क्लास 8th हिस्ट्री ऑल चैप्टर्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्लास 7th हिस्ट्री ऑल चैप्टर्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्लास 6 ऑल चैप्टर्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही ज्योग्राफी, सारा माल मसाला यहीं पर है। और ऐसे ही साइंस भी यहां पर मौजूद है। लीजिए, क्लियर हो गया डाउट? पता चल गया नोट्स कहां पे मिल रहे हैं? पैनिक हो जाते हैं आप लोग, ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा, संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है डिजायर्स, इच्छाएं। तृष्णा का निवारण संभव है, यानी कि आप अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर, अपने डिजायर्स पर काबू पा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यू हैव टू अडॉप्ट 8 फोल्ड पाथ फॉर दैट। उसके लिए आपको अष्टांगिक मार्गों को अपनाना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने 8 ऐसे मार्ग दिए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिन्हें 8 फोल्ड पाथ्स कहा जाता है, कि अगर आप ये 8 चीजें फॉलो करेंगे तो आपकी तृष्णाएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। बिग हार्ट फॉर यू। हाँ, ये बात है, सुबह सुबह दिल लुटा रहे हो, ऐसा ना करो। तो समझ गए इतनी सी बात। तो अगर जीवन में खुश रहना है, अगर जीवन में सुखी रहना है, तो अपनी डिजायर्स को कम कीजिए, अपनी तृष्णाओं पर कंट्रोल कीजिए, काबू पाइए। अगर अपनी तृष्णाओं पर काबू पाएंगे तो कभी दुख नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे आप, है ना? अभिषेक सर क्लास लेने आए तो देखिए तृष्णाओं का लेवल देखिए। किसी को नोट्स चाहिए, कोई कहता है कि बोल बोल कर एक एक लाइन के नोट्स बनवाइए, कोई कहता है हैंड रिटन नोट्स दीजिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इन सारी की सारी तृष्णाओं पर काबू पा लीजिए। जब आप काबू पा लेंगे, ठीक है, तो तृष्णा ही दुख का कारण होती है।
समझ गए बात? तो बस सारा जीवन गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी, अपनी टीचिंग्स दी, और फाइनली इन 483 बीसी लगभग 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड इन कुशीनगर, इनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई। सर आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, सही है फिर तो। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं सारी की सारी सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा और पाली भाषा में दी, ताकि सारे के सारे लोग ही उनके संदेशों को अच्छे से समझ सकें। और गौतम बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स में यह भी कहा है कि आपको केवल और केवल आदर और दया मनुष्य के लिए ही नहीं रखनी है, बल्कि हर जीव के लिए रखनी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कुछ भी हो। यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। क्लियर है यहां तक की बात? सर वेयर इज कुशीनगर? उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। सर क्या एग्जाम में बुद्ध के पेरेंट्स के नाम भी पूछ सकते हैं? मुझे लगता नहीं है पूछेंगे। वैसे तो जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, लेकिन आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता है पूछेंगे। पूछेंगे तो क्या दिक्कत है, आधार कार्ड बनवा लीजिए गौतम बुद्ध का। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। ठीक है, आपको इंस्टा में फॉलो कर लिया है, ये हुई ना बात। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों ने कर लिया या नहीं किया? कर लेना भाई। अच्छा काम कर रहा हूं मैं, देखो ज्ञान दे रहा हूं आपको, ज्ञान बांट रहा हूं। आप खुद सोचिए, इंस्टाग्राम पे अश्लीलता बांटने वाले लोगों के भी मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम तो फिर भी ज्ञान बांट रहे हैं, वो भी साफ सुथरा। तो खुद सोचिए हमारे फॉलोअर्स कम क्यों रहे भाई। आपका मोबाइल नंबर कितना है? 10 नंबर का है भाई, छोटा मोटा मत समझिएगा, पूरे 10 डिजिट का है। ठीक है, चलिए मिलते हैं 10 बजे पॉलिटी की क्लास में, उसमें भी हमें नया टॉपिक शुरू करना है। शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक शॉर्ट कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं भी जाइएगा मत, 10 बजे यहीं पर मौजूद रहिएगा सारे के सारे। थैंक यू वेरी मच।